Friends, today we are to start part B of accountancy. Part B, part A has already been completed. Chapter redemption of debenture has almost been deleted for this session. Now it comes to part B, chapter 1. In this chapter, we are to learn about the balance sheet of companies. So far in part A, we studied uh, more about partnership accounting. Now, in chapter 6, 7, 8, and 9 of part A, company accounting has been taught. But in this chapter, the details about the balance sheet of the company will be discussed. So, first of all, the balance sheet is to be prepared as per Schedule 3, Part 1. Schedule 3, Part 1 of Companies Act 2013 has prescribed a vertical format for the preparation of balance sheet of a company. In class 11, we studied there are two ways of making a balance sheet, horizontal and vertical. But as far as the companies are concerned, only one format is available, that is vertical format. कंपनीज के लिए बैलेंस शीट का सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट ही है. ये कौन सा है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो इसके बारे में जल्दी से देखते हैं. मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे सारा कुछ लिखा हुआ है. इसको कैसे याद करना है आपको, थोड़ा सा उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा. तो देखिए कैसे करना है. सबसे पहले the liability side of the balance sheet is called equity and liability. Although that has been explained in chapter 7 also, but let us have a quick revision of the part we have covered in chapter 7 as well. So the liability side of the balance sheet is called equity and liability. Then there are three main headings, first, second and 3. liability side में तीन major headings हैं. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इसमें वैसे 4 हेडिंग्स हैं, एक हमारे सिलेबस में नहीं है. तो इन दिस बैलेंस शीट आई विल टीच यू ओनली दोज पार्ट्स विच आर अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, रेस्ट आई विल नॉट टीच. फाइन. तो मैंने इसमें से वो चीज़ें हटा दी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का सबसे पहला जो हेड है वो इक्विटी है. देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब है कि कंपनी को पैसा दो जगह से मिलेगा, या तो इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स से मिलेगा, या बाहर वालों से कर्जा मिलेगा. तो इसीलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज इक्विटी. अब ये जो लायबिलिटी है, जो बाहर वालों का कर्जा है, वो हो सकता है आपने लॉन्ग रन के लिए लिया हो तो नॉन करंट लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो करंट लायबिलिटी. इसीलिए जो लायबिलिटी साइड है उसकी 3 मेजर हेडिंग्स हैं. एक तो है इक्विटी और बाकी तो है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. दैट्स क्वाइट इजी टू रिमेंबर. जो इक्विटी है उसको शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं. ये हमने चैप्टर 7 ऑफ पार्ट ए शेयर के चैप्टर में बताया आपको. तो अब इसके ऊपर हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, एक बार फिर से देख लीजिए. जो शेयर होल्डर फंड है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इसके अंदर है सबसे पहले शेयर कैपिटल, जिसको कैसे कैलकुलेट करना है वो लिखते थे ना नोट्स टू अकाउंट में. यहाँ नोट्स टू अकाउंट का एक कॉलम आएगा, नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, 2, 3. फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर्स. दिस इज द फॉर्मेट. ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, subscribed and fully paid, subscribed but not fully paid, less call in areas and add share for future account balance. ये आपका फॉर्मूला रहेगा शेयर कैपिटल को निकालने का. ये सारा सॉल्यूशन कहाँ होगा? नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 में. सिर्फ बैलेंस शीट में तो हमें एक फाइनल फिगर लिखना है कि आपका सॉल्यूशन करके कितना आया. ओके. तो ये चैप्टर 7 में ऑलरेडी हो चुका है. इसी शेयर होल्डर फंड का बी पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में सारी तरह के रिजर्व आ जाएंगे. जैसे कुछ एक रिजर्व के नाम है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व,
security premium reserve, any type of reserve, all reserves will be shown under the head reserves and surplus. And one more important point, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो तो रिजर्व्स में ही ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस हो तो एज ए डिडक्शन उसको हमें दिखाना है एज ए माइनस आइटम, सब्ट्रैक्टेड आइटम। देखो क्या फर्क है, जब हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी के अंदर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स अगर लॉस है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के पॉजिटिव बैलेंस में से एज ए डिडक्शन यानी माइनस करके दिखाया जाएगा। लेट्स से जनरल रिजर्व है 50,000 और लॉस है 10,000, तो 50 माइनस 10 यहाँ 40 लिखा जाएगा। तो ये आपका हेड नंबर 1 इक्विटी खत्म हो जाता है। इसमें यहाँ एक पार्ट और भी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो मैंने आपको नहीं कराया है, ठीक है। तो बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि वही पार्ट्स करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो इक्विटी जिसका दूसरा नाम शेयर होल्डर्स फंड भी है, उसके अंदर 2 मेन हेड्स हैं, शेयर कैपिटल एंड बी इज रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल को कैसे सॉल्व करना है, अथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, लेस कॉल इन एरियर, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर, और रिजर्व एंड सरप्लस में सभी रिजर्व्स सब इसमें आएंगे। देखो इसमें कुछ भी यहाँ सॉल्व नहीं करना, मैंने आपको बताया कि ये जो बैलेंस शीट है इसके अंदर सिर्फ एक फाइनल अमाउंट लिखा जाता है। ये जितना भी सॉल्यूशन होता है ये होता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो नीचे बनते हैं नोट्स टू अकाउंट, तो हर हेड का सॉल्यूशन नीचे नोट्स टू अकाउंट में किया जाता है। तो ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी खत्म होता है। दूसरा हेड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला है, देखिए LDOL, ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। अब इसमें डी जो है ना ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो LOL ये लर्न कर लीजिए आप। LOL, L से मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, O से मतलब अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड लास्ट L से मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो दिस इज द फॉर्मूला LOL, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सी जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि बोरोइंग्स का मतलब कर्जा और लॉन्ग टर्म का मतलब ए बोरोइंग विच इज मेड फॉर लॉन्ग टर्म, फाइन। तो ऐसा कर्जा जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये कुछ एक इसके मेन एग्जांपल भी मैंने साथ साथ लिख दिए हैं आपको। इसकी पूरी डिटेल आपको चैप्टर 1 पार्ट बी में हर एक हेड की पूरी डिटेल दी हुई है, मैंने सारा समराइज करके एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं बुक से। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। सबसे पहली बात ये देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसी लायबिलिटीज जिनकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर आपको करनी है। दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट द करंट लायबिलिटीज, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी लायबिलिटीज जो करंट लायबिलिटी ना हो उसको नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। और करंट लायबिलिटीज कौन सी है, ऐसी लायबिलिटी जिनकी सेटलमेंट, जिनकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करनी है। ऑपरेटिंग साइकिल अभी आपको बताएंगे क्या होता है। तो नॉन करंट लायबिलिटी का सबसे पहला हेड है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी वो कर्जे जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, जिसमें सबसे मेन है डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और लोन। उसके बाद आ जाएंगे बी पार्ट पे, LOL में O पे अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें अभी जैसे हमने पीछे चैप्टर किया था, इसमें क्या आएगा, 2 ही चीजें हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। 100 रुपये का डिवेंचर 105 में लौटाना है, तो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा लौटाने हैं वो भी तो लायबिलिटी है, वो आपकी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद इसका आखिरी पॉइंट आ जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसमें आ जाता है बच्चों प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। देखिए आज आपके पास कोई एम्प्लॉय है, 10 साल के बाद रिटायर होगा,
ठीक है ना। जब वो रिटायर होगा तो उसको आपको क्या क्या देना पड़ेगा, पेंशन फंड देना पड़ेगा, ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। ग्रेच्युटी क्या है, जो इम्प्लॉयज आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल कंप्लीट करके जाते हैं आपको, तो आप उनको जब वो जाएंगे तो एज अ रिवॉर्ड हर एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के बदले कुछ पैसा इनाम में देंगे, उसको हम ग्रेच्युटी कहते हैं। तो ये भी हमें जब वो एम्प्लॉयर रिटायर होगा तब देना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी रहेगी। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, इसमें प्रोविजन फॉर पेंशन, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद आ जाता है प्रोविजन फॉर वारंटी। मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया विद सम वारंटी कि इन केस द प्रोडक्ट गेट्स डिफंक्ट within a stipulated period of time, the company is liable to compensate or liable to replace it। तो वारंटी क्लेम्स कई बार पे करने पड़ जाते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाएंगे, प्रोविजन फॉर वारंटी और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो ये हमारा हेड नंबर 2। अब यू माइट बी वंडरिंग कि सर इसका जरूरत क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं, ये इस चैप्टर में से बच्चों 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो कैसे पूछेंगे, वो आपको 5 से 7 आइटम्स कुछ दे देते हैं, 5-6, लाइक कि बोल देगा कि बताओ पब्लिक डिपॉजिट बताइए कहाँ आएगा, तो आपको कैसे आंसर देना है। पब्लिक डिपॉजिट, लेट्स से द क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू पब्लिक डिपॉजिट को बताइए कहाँ आएगा। तो सबसे पहले आपने लिखना है, सबसे मेन हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर जो सब हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर जो सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऐसे आपको जवाब देना है। समझ में आई आपको कि पब्लिक डिपॉजिट कहाँ आएगा। पहली बात तो लायबिलिटी साइड में आएगा, तो ये हमारी सबसे मेन हेडिंग हो जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर उसकी आपको पता है 3 ब्रांचेस हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट, करंट, तो इसमें दूसरे नंबर यानी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। और नॉन करंट लायबिलिटी में भी 3 सब ब्रांच है, 3 सब हेड्स हैं, तो उसमें किस में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये आएगा। ऐसे आपको इसका आंसर करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। Not only this chapter is important just for fetching 3 marks, at the same time it is very much important for 2 major chapters of this book, chapter 5 and chapter 6। एक चैप्टर हम करेंगे रेशियो एनालिसिस, चैप्टर 5 है, और एक करेंगे चैप्टर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोनों ही चैप्टर्स के लिए इस चैप्टर का नॉलेज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है, बहुत ही प्री रिक्विजिट है ये चैप्टर आपको आना। तो ये आपने चाहे आप इसको समझ के करें, चाहे आई मीन क्रैम करके करें, आपने इसको मगअप करना है ताकि आपका ये 3 मार्क्स भी पक्के हो जाए, और आपको जो नेक्स्ट चैप्टर हम कराएंगे 4 और 5 उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये बच्चों आपका नॉन करंट लायबिलिटी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इसके तीसरे और आखिरी हेड पे आते हैं, करंट लायबिलिटीज, जिसका फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, STOS। तो STOS से इसको लर्न करना है। S का मतलब बच्चों शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सबसे पहले दोबारा से एक बार करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज हैं, दोज लायबिलिटीज which are expected to be settled between 12 months, those liabilities which are expected to be settled within a period of 12 months, 12 महीने के अंदर अंदर जिनकी सेटलमेंट हो जानी है, या जिनकी सेटलमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो जानी है। तो मैं एक ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड आपको सबसे पहले समझाता हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स द टाइम between the acquisition of asset for processing and its reconversion into cash। आज मान लिया मैंने रॉ मटेरियल कोई खरीदा और रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की प्रोसेस में स्टार्ट किया। तो मान लीजिए आज हमने रॉ मटेरियल लिया और उसको इस्तेमाल किया प्रोडक्शन प्रोसेस में, और 2 महीने में मान लिया वो फिनिश गुड्स में तैयार हो जाता है। अगले 2 महीने में उसको हम सेल कर देते हैं, तो 4 महीने हो गए। और उसके बाद 3 महीने के बाद लेट्स से जिसको हमने सेल किया वो कैश आपको वापसी देगा। तो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स की हो गई। ठीक है,
तो किसी किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 7 मंथ्स है, किसी की 9 मंथ्स है, किसी की 12 मंथ्स है, किसी की 15 मंथ्स भी है, किसी की 18 मंथ्स भी है। समझ में आई आपको? तो ऑपरेटिंग साइकिल का हिसाब आपको देखना है। लेट्स से कि अगर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 13 मंथ्स है, ठीक है, अगर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल 13 मंथ्स है और कोई लायबिलिटी की पेमेंट आपको करनी है या आपने किसी लायबिलिटी की पेमेंट की 13 मंथ्स में, ये हो गया आपका पीरियड ऑफ, ये मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप एक बार देख लीजिए, इससे थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में एक टेबल बनी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल। फर्स्ट कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है 9 मंथ्स, सेकंड की 10, थर्ड की 10, ऐसे चलता जा रहा है। और जो सेकंड आपका रो है उसमें है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, जो ट्रेड पेबल्स हैं जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल आएंगे, उसकी पेमेंट कितने महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो पहला केस क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल तो है 9 महीने की, लेकिन पेमेंट कितने में की जाएगी, 10 मंथ्स में। तो देखो जब आपकी ऑपरेटिंग साइकिल्स 12 मंथ से लेस है, ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 मंथ से कम है, तो कहीं भी पीरियड, कहीं भी पेमेंट 12 मंथ से अगर आपका कम में हो रहा है तो वो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग साइकिल का कोई रोल नहीं है। अगर आपका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 12 मंथ्स या उससे कम है तो वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी ही मानी जाएगी, फिर ऑपरेटिंग साइकिल का कोई रोल नहीं है। जैसे केस नंबर 1 में आपकी लायबिलिटी की पेमेंट तो 10 महीने में होने वाली है, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल अब 9 की है, चाहे 12 की है, चाहे 15 की है, ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। सेकंड, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की है, पेमेंट 12, तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 12 मंथ्स या उससे लेस है, वो लायबिलिटी करंट ही मानी जानी है। अब आ जाते हैं थर्ड पे। अब ये वाली देखिए लायबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल तो 10 महीने की है, लेकिन आपका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 14 मंथ्स है, तो ये लायबिलिटी आपकी करंट लायबिलिटी नहीं है। 34th देखते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने का, तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका 15 महीने का है तो 15 महीने तक की जो भी लायबिलिटीज का एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है वो सभी करंट लायबिलिटीज मानी जाएंगी। तो जैसे केस नंबर 4 में, केस नंबर 5 दोनों ही करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि केस नंबर 4 में आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स है, पेमेंट 12 है। ये तो वैसे भी अगर मान लिया 12 महीने वाली तो कोई भी पेमेंट है तो उसको लायबिलिटी करंट ही मानते हैं। लेकिन 5th केस में अगर हम देखें तो हालांकि पेमेंट पीरियड का एक्सपेक्टेड पीरियड है 13 मंथ्स, लेकिन क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है जो कि एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट से ज़्यादा है, तो ये लायबिलिटी को भी करंट माना जाएगा। 6th की बात करते हैं तो 6th करंट लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पेमेंट है ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड से ज़्यादा के ड्यूरेशन में की जा रही है। और अगर हम लास्ट की बात करें, ऑपरेटिंग साइकिल 16 महीने की है और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 15 महीने है, तो ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये लायबिलिटी को भी हम करंट लायबिलिटी मानेंगे। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल की बात करने के बाद अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज में दिखाना है। ऐसी लायबिलिटीज जो कि या तो विदिन 12 मंथ्स जिसकी पेमेंट की जाए या विदिन ऑपरेटिंग साइकिल उसकी पेमेंट की जाए, वो लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज है। इसका फॉर्मूला STOS, एस से मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, देखो यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बड़ा इजी है याद रखना। ये वाले कौन से कर्जे थे जिनकी पेमेंट आपको आफ्टर 12 मंथ्स लॉन्ग रन में करनी है, तो ये वाले कौन से लोन आ जाएंगे जिनको आपने 1 साल के लिए जो लोन ले रखा है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये कुछ इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे। बैंक लोन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर आपका लोन लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाना, अगर आपका लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग का है तो आपको करंट लायबिलिटी में दिखाना है। उसके बाद आ जाएंगे ट्रेड पेबल पे, जिसमें 2 चीज़ें आएंगी, क्रेडिटर और बीपी। बहुत आसान है, ये याद रखना मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या था, अदर नॉन करंट लायबिलिटी था, यहाँ क्या है, अदर करंट लायबिलिटी है। और ये वाला हेड, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले अदर करंट लायबिलिटी में देखिए क्या आएगा। देखो आपको मैंने बताया डिबेंचर कौन से में आएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुने। डिबेंचर कहाँ आते हैं? डिबेंचर आते हैं आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। मान लिया आज आपने डिबेंचर इशू किए 5 साल के लिए, तो क्योंकि उसका जो रीपेमेंट पीरियड है इट इज मोर देन 1 ईयर, तो दैट इज वाई मैंने उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डाला। लेकिन आप ये देखिए, फर्स्ट ईयर पास होने के बाद, सेकेंड ईयर पास होने के बाद, थर्ड ईयर पास होने के बाद 4 ईयर पास हो जाएंगे। जब 4 ईयर खत्म हो जाएंगे तो अब 5 साल कंप्लीट होने में तो सिर्फ 1 ही साल रह जाएगा। तो क्या वो डिबेंचर अभी भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा? जी नहीं, क्योंकि जब आपके डिबेंचर्स की पेमेंट करने में 12 मंथ से कम का समय रह जाएगा, तब वो डिबेंचर आपका क्या कहलाएगा? एक वर्ड लिख रहे हैं हम, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। कोई भी ऐसा कर्जा जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, जिसको कर्जा लेते समय आपने नॉन करंट लायबिलिटीज के हेड में लिया था, लेकिन अब उसकी पेमेंट के अंदर 1 साल या उससे कम समय रह गया है, तो उसको हमें करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी वाले हेड में दिखाना है। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट अक्रू, इसमें 2 तरह के आएंगे, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये टीडीएस का जो मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में क्लास दिया था उसके अंदर इन दोनों के बारे में जिक्र है, वहां आप चेक कर सकते हो। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। उसके बाद और बहुत सारे हेड्स हैं, इसके अंदर काफी सारी आइटम्स हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपको बड़े अच्छे से याद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड। 2 वर्ड है देखिए, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड। कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इतना पैसा डिविडेंड का देंगे। अब कोई डिविडेंड, कोई शेयर होल्डर उसको क्लेम करने के लिए नहीं आया, तो वो अनक्लेम्ड डिविडेंड है। और अगर कोई कंपनी ने अभी फिलहाल पे नहीं किया है तो वो अनपेड डिविडेंड है। दोनों ही कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटीज वाले हेड में इसको डालना है। इसी तरह से जीएसटी अगर आपका पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, जीएसटी पेबल या प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा देना बाकी है, ये सारी आपकी जो लायबिलिटीज है ये अदर करंट लायबिलिटीज के हेड में आएगी, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपसे कि बताओ बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, तो आपको तो ये पता है जी ये तो करंट लायबिलिटी है बस, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब आपको बताना है कि सर ये करंट लायबिलिटी के इक्विटी एंड लायबिलिटी के करंट लायबिलिटी के हेड के अदर करंट लायबिलिटी वाले हेड के अंदर आएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू विल आंसर एंड देन ओनली यू विल गेट गुड मार्क्स, फाइन। एंड द लास्ट हेड इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जहां लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। इसके अंदर काफी पॉपुलर है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनका जो है ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड आज आपकी कवर हो जाती है। कल आपको मैं एसेट साइड सिखाऊंगा, आपने इसको बहुत ही ध्यान से करना है, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, और अगर किसी पॉइंट में डाउट आती है तो प्लीज़ आस्क मी। कल की क्लास के लिए कल मिलते हैं।